हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। सेशन नंबर 4 है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन है जो तमाम एग्जामों में पूछे जाते हैं। टेक्निकल BSPCL हो, DRDO हो, UPPCL TG2 हो, SSC हो, RRB हो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, MPTO हो या MPI टेक्नीशियन हो, कितने भी टेक्निकल एग्जाम है सभी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निमी पैटर्न पे आधारित है और निमी के ही क्वेश्चन अक्सर डाले जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो सेशन बढ़िया रहेगा। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61। इन हाइडल पावर स्टेशन ड्राइव्स द अल्टरनेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हाइडल पावर स्टेशन में अल्टरनेटर को चलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो अल्टरनेटर को चलाता है, अल्टरनेटर चलाने मतलब जो अल्टरनेटर से कपलिंग होगी और अल्टरनेटर की कपलिंग किससे होती है? तो सर ये होती है टरबाइन से होती है। ठीक है, किससे होती है? टरबाइन से होती है। जो क्या करता है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाटर टरबाइन। क्या होता है? वाटर टरबाइन होता है। ठीक है, पेन स्टॉक क्या होता है? तो पेन स्टॉक हमारा पानी को डैम से टरबाइन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पेन स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन चैनल होता है, एक क्लोज चैनल होता है। ठीक है, टेलरेस क्या होता है? तो टेलरेस ये होता है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर टरबाइन से निकलती है उसको फिर से दोबारा रिवर में ले जाने का काम कौन करता है? टेलरेस करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि इन थर्मल पावर स्टेशन द थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी बाई। थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम कौन करता है? स्टीम टरबाइन, बॉयलर, इकोनोमाइजर या सुपर हीटर। ठीक है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। बॉयलर क्या करता है? बॉयलर भाप बनाने का काम करता है, स्टीम बनाने का काम करता है। ठीक है, इकोनोमाइजर क्या करता है? फीड वाटर को गर्म करने का काम करता है। ठीक है, फीड वाटर को गर्म करने का काम कौन करता है? इकोनोमाइजर करता है, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी 5 से 10% बढ़ जाती है। तो क्या करता है? फीड वाटर को हीट करने का काम करता है कौन? इकोनोमाइजर। सुपर हीटर क्या करता है? जो नमी युक्त हमारे एयर होते हैं, कंबशन में जाते हैं, उसको क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है कौन? यानी एक तरीके से उसको एकदम ड्राई बनाता है, मॉइस्चरलेस बनाता है कौन? सुपर हीटर। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टीम टरबाइन। ये क्या करता है? हमारे तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63। एक बंद पात्र जिसमें कोयला की दहन उष्मा का प्रयोग करके पानी को भाप में बदला जाता है। अभी बताएं, बॉयलर जो होता है क्या करता है? कोयले के हीट एनर्जी को लेके पानी को किसमें बदलता है? स्टीम में बदलता है, यानी भाप ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, यानी हीट एनर्जी को लेकर बॉयलर क्या करता है? पानी को स्टीम में बदलने का काम करता है। ठीक है, बॉयलर की एफिशिएंसी पूछता है कभी कभी, तो लगभग कितनी होती है? 80% होती है। ठीक है, बॉयलर का पीएच मान कितना होता है पानी का? तो 7 से 8 के अप्रॉक्स होता है। सही है, ये सब चीज़ों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? बायोगैस एक तरीके से कौन सा है हमारा? इको फ्रेंडली गैस भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इको फ्रेंडली गैस भी बोल सकते हैं।
इसको चाहे तो हम लोग इको फ्रेंडली गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली यानी क्या होता है, ये नेचर के बहुत करीब होता है, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन का प्रयोग, मीथेन को अन्य नाम से क्या करते हैं, मीथेन को CH4 भी बोलते हैं। ठीक है, CH4 के बाद इसको हम लोग नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। सही है, इसको हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मार्स गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सभी किसके नाम है, मीथेन के नाम है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा हो जाता है मेरा, मीथेन हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक गैसियस फूल है, यानी ऐसा, अच्छा वो जो मीथेन वाली कहानी थी, CNG का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। CNG फुल फॉर्म क्या पूछता है GS में अधिकतर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी मीथेन को क्या करते हैं, कंप्रेस करके सिलेंडर में भरी जाती है। तो CNG इसका सही आंसर हो जाता है। सॉरी, CNG मीथेन का ही यूज करता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस फूल, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ईंधन है। बाबू सेशन पसंद आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और एक्सप्लेनेशन मतलब ऑप्शन के हिसाब से कि आप एक ही ऑप्शन पे नहीं चल रहे हैं, जितने भी ऑप्शन है उसको पूरा देखा जा रहा है। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार होगा तो बाबू सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बस सब्सक्राइब की बात है, बस सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलो तो गैसियस फूल की बात करते हैं। तो पहली कहानी तो ये है, ये जो SF6 है सबको पता है कि SF6 है क्या एक्चुअली। SF6, तो SF6 कुछ और नहीं है, हमारा क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। सबको पता है कि SF6 इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं किसका, SF6 का। हाँ, ये देखो जो नेचुरल गैस अभी हम लोग नीचे पढ़ रहे थे, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमारी क्या होती है, CH4 जिसको बोल रहे थे, CH4 बोल रहे थे ना। नेचुरल गैस, मीथेन, मार्स, यही हमारी क्या होती है, गैसियस फूल के रूप में होती है। सही है, इसको याद रखना। तो नेचुरल गैस हमारी क्या है, एक फ्यूल है जो कि गैस के फॉर्म में रहती है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, द कंबाइंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज नोन एज, क्या बोलते हैं, संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है किसको। तो हमारी क्या कहानी हो जाती है, वायरनेट। सबसे पहले तो यही गलत है, वायरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं हम लोग पढ़े। लोड डिस्पैच सेंटर एकदम गलत, बस बार या फिर पावर ग्रिड। तो जो नेटवर्क होता है, बस बार तो नॉर्मली कंडक्टर होता है, मगर जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पावर ग्रिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो पूरे कनेक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पावर ग्रिड, यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, पावर ग्रिड। ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर सर्विसमैन होता है। ठीक है, याद रखना, ट्रांसमिशन हम लोग टैपिंग नहीं कर सकते, यानी उस पर कटिंग आउट यानी उस पर तार नहीं फेंक सकते। डिस्ट्रीब्यूशन फेंक सकते हैं, और मेनली जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 3 फेज 4 बार की होती है। जो ट्रांसमिशन होती है वो करंट के हिसाब से कंडक्टर डिसाइड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड की जाती है, और जो सर्विसमैन होती है हमारे लोड के हिसाब से यानी किलोवाट की रेंज में डिसाइड की जाती है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है 67, कनेक्शन फॉर अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इन इंडिया इज प्रोवाइड फ्रॉम द, यानी भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन दी जाती है किससे, 3 फेज 3 वायर, DC 2 वायर। पहले तो DC का यूज़ तो करती नहीं, सबसे पहली कहानी DC यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सिंगल फेज हम लोग की मोटर यूज़ करते हैं, जितने भी बल्ब होते हैं ऐसे फ्री सब सिंगल फेज होते हैं, तो DC तो यूज़ होगा नहीं, AC ही यूज़ होगा। 3 फेज 3 वायर नहीं, हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते ही नहीं है, या फिर कोई भी 3 फेज मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे नहीं। DC तो प्रयोग करते नहीं, यानी ये ऑप्शन और एक 3 फेज तो खत्म हो गया। हाँ, ये देखो 3 फेज 4 वायर हमारी तरफ आती है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है 3 फेज 4 वायर आती है, मगर हम लेते क्या है, मेनली क्या ले लेते हैं, तो सर हम मेनली ले लेते हैं इसमें एक फेज लेते हैं, जैसे तीन तार गई R Y B, और नीचे क्या हो गई, एक न्यूट्रल चली जाती है। सही है,
और ट्रांसमिशन में एक ऊपर तार जाती है जो अर्थिंग होती है। तो न्यूट्रल चली गई तो हम करते क्या हैं, यहाँ से हमको क्योंकि सिंगल फेज से काम है तो इनमें से कोई एक फेज उठा लेते हैं और ये न्यूट्रल लेके अपना क्या कर लेते हैं, मोटर चला लेते हैं, जो भी काम होता है कर लेते हैं। जाती 3 फेज है मगर हमको एक फेज से ही मतलब होता है, तो एक फेज और एक न्यूट्रल लेके अपना काम करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज 4 वायर। ठीक है, 3 फेज 4 वायर का यूज करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ओवरहेड लाइन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है, बस बार, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर या लाइन इंसुलेटर। देखो ओवरहेड लाइन है ना, तो सबसे तीन ही चीज तो सबसे मेन होती है। डायग्राम देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लगी होती है। ये जो है ना, यही ये जो इंसुलेटर लटका है। ओवरहेड लाइन में क्या चीज, 3 चीज तुम देखते हो, एक खंबा देखोगे, पोल देखोगे जो लगी होती है ऊर्ध्वाधर, एक इंसुलेटर देखोगे और एक चालक देखोगे। ओवरहेड में तुमको यही 3 चीज दिखती है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंसुलेटर होती है, जो तुम्हारे ब्राउन कलर का जो पिन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर देखते हो। ओवरहेड लाइन में जो सबसे मेन कंपोनेंट होती है वो मेरी क्या होती है, लाइन कंडक्टर। क्योंकि बसबार तो हम नीचे वाले को भी बोलते हैं, जो केबल जाती है उसको भी बसबार ही बोलते हैं, मगर ओवरहेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरी लाइन इंसुलेटर। जो पोल पे लाइन इंसुलेटर लटका हुआ है, जो हमारी सुरक्षा करता है फिलहाल मेनली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइन इंसुलेटर यहाँ पे सही हो जाएगा। सही, याद रखना करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उपकरण ट्रांसफार्मर है ना, जिसकी सेकेंडरी क्या होती है, शॉर्ट होती है हमेशा, और ये मेरी क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। ठीक है, क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है, इसको याद रखना है। सही है, चलो अगला देखते हैं। पूछा क्या है, 69 देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। यानी विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है, इलेक्ट्रिकल है। तो सबसे पहली कहानी तो ये देखो, इलेक्ट्रिकल किस क्लास की फायर में आती है, तो सर ये क्लास सी के अंतर्गत आती है। क्या आती है, क्लास सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर। सही है, ए में क्या होती है, तो सर ए में सॉलिड होती है, जैसे लकड़ी कपड़ा ये सब हो गया, उस वो सब आती हैं। बी में क्या हो गया, तो सर लिक्विड आती है। ठीक है, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब सारी कहानी। और डी में क्या आती है हमारी, गैस से हो गई, सीएनजी, एलपीजी, उससे लगी आग को कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा, पूछा क्या था, बिजली से लगने वाली आग ना, तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, ड्राई केमिकल पाउडर। सही है, पानी और लिक्विड वाली चीजों का तो प्रयोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ड्राई केमिकल पाउडर, सूखा रासायनिक पाउडर का ही यूज करते हैं। सही है, और नहीं तो ये दे दिया है तो सबसे बेस्ट है क्या, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, दे दिया है तो सबसे बेस्ट है। CTC भी बोलते हैं इसको, CTC या कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसी तरीके से नाम आ सकता है, तो बेस्ट है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है तो उसको होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन विधि कौन सी है, नेंसल आर्टिफिशियल है, सेफर आर्टिफिशियल है, माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, या फिर माउथ टू नोज आर्टिफिशियल है। तो सेफर विधि का यूज करते हैं। ठीक है, मगर क्या हो रहा है इसमें, व्हेन हिज माउथ इज नॉट ओपनिंग, उसका मुंह नहीं खुल रहा है, तब क्या करते हैं, मुंह से मुंह भी कृत्रिम श्वसन विधि है, मुंह से नाक है, सही है, या कृत्रिम श्वसन विधि है। तो हम क्या करते हैं, जब उसका मुंह नहीं खुल पा रहा है, ठीक है, तो अपने मुंह से उसके नाक के जरिए हम लोग क्या देते हैं, उसको साफ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि सेफर विधि जो है मुंह वाली कहानी है। सही है, सॉरी देखो सेफर विधि, क्यों, क्योंकि सेफर विधि में क्या करते हैं, सेफर विधि में
सीने के बल लिटाकर, ठीक है, क्योंकि उसकी पीठ पे चोट लगी है, फिर उसके क्या करते हैं, उसके पीछे यानी हिप पे साइड बैठ के उसको क्या करते हैं, पीछे उसके बैक पे क्या करते हैं, हल्का हल्का पुश मारते हैं, 10 से 12 बार उसको पुश मारते हैं, तब हो सकता है कि उसको क्या हो जाए, आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन मिले। तो हमारी क्या हो जाती है, सैफर विधि का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिल्वेस्टर में क्या होते हैं, पीठ के बल लेटाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसको किसके बल लेटाते हैं, ठीक है। तो एक होती है सिल्वेस्टर। चलो अगला क्वेश्चन है, ये देखो सारे माउथ वाले नहीं होंगे क्योंकि माउथ में तो उसको खुल ही नहीं रहा है उसका माउथ। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन इफ योर फ्रेंड रिसीव अ हैवी इलेक्ट्रिक शॉक? यदि आपके मित्र को जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मित्र को लाइव कंडक्टर से पीछे खींच लेना चाहेंगे, या मित्र को जलने के बचाने के लिए उस पर पानी डालना चाहेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स लेना चाहेंगे, या तत्काल करंट का स्विच ऑफ कर देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहली कहानी, ये जो पहला ऑप्शन सबसे बहादुर जो होगा वही करेगा जिसके पास बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि जब तुम उसको बचाने जाओगे तो तुमको भी खींच लेगा, ठीक है। या फिर उसका शॉर्ट आउट पकड़ के खींचो तो अलग कहानी है, मगर उस समय दिमाग उतना काम करेगा नहीं। तुम क्या चाहोगे कि उसके हाथ पकड़ के खींचना चाहोगे। जब उसके हाथ पकड़ के खींचना चाहोगे तो वो करंट तुम्हारे अंदर भी फ्लो होगा, क्योंकि तुम भी क्या हो, कंडक्टर ही हो, तो तुम्हारी भी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर तुमको बचाने के लिए कोई दूसरा आएगा, सही है। फिर ये पूछा है कि मेरे ऊपर पानी डालेंगे, ठीक है डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, मगर तुम बचाने का नहीं उसको और मारने का काम करोगे। फर्स्ट एड बॉक्स लाना चाहिए। देखो फर्स्ट एड बॉक्स कुछ हद तक सही है कि पहले फर्स्ट एड बॉक्स ही खोजने लगे, ठीक है। उसको बचा नहीं रहे, उसको करंट लग रहा है, तुम जा के मलहम पट्टी खोज रहे हो, ठीक है। कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि सर उसको चोट लगा, उसको करंट मारा, जा रहा है मलहम पट्टी लेने, अजब बात नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि तत्काल करंट को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जब उसको करंट लगा तो पहले जाके स्विच ऑफ करो, अपने आप क्या हो जाएगा, उस करंट से छूट जाएगा, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर हो जाएगा। तो पहले क्या करना चाहिए, करंट को ही स्विच ऑफ फट से कर देना चाहिए, सही है, फटाक से उसी को स्विच ऑफ करना चाहिए सबसे पहले। चलो अगला क्वेश्चन है, which law state that in each closed circuit the electric sum of all generated voltage and voltage drop is equal to 0? देखो हमको ये पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यानी सिंपल कहानी ये है कि हम बैटरी से जितना वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज क्या होगी, इस रेजिस्टेंस में खपत होगी, न ज़्यादा होगी न कम होगी। अगर 24 वोल्ट दिए तो मान लेते हैं ये 12 होगा, ये भी 12 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये 6 खा ले तो कितना खा ले, ये 18 खा ले वोल्ट, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। मगर जितना वोल्टेज दिए उतना ही वोल्टेज क्या होंगे, ये भी खाएंगे। तो यानी ये कह सकते हैं कि जितना सप्लाई वोल्टेज है वो उतना एब्जॉर्ब वोल्टेज के बराबर होगी। यानी इन दोनों को जोड़े तो इनका अलजेब्रिक सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और ये किसने कहा था, ये किसी और ने नहीं, ये तो इसके लिए फॉर्मूला अगर देखें तो यही होता है कि जो V होता है माइनस IR, क्योंकि अलजेब्रिक सम लिए हैं, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये देने का, अगर सप्लाई देने का काम करें तो ये लेने का काम करें, इसलिए माइनस लगा दी, सदैव 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है, तो सर ये हमारा है किरचॉफ का सेकंड नियम। क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकंड लगा है ये है। और क्वेश्चन पूछा है कैसा नियम है, तो सर ये किस पे काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है, ठीक है, इसको याद रखना। ये जो ओमला है वो क्या है, तो सही मेरा V बराबर IR है, मगर याद रखना है नियत और ताप क्या होना चाहिए, सॉरी नियत तापमान और दाब पर होना चाहिए, तब ये V बराबर IR होता है। किरचॉफ का पहला नियम क्या है कि जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के शून्य के बराबर होती है, बीजगणितीय योग के बराबर होती है, ठीक है। कूलम लॉ क्या दिया था, कूलम ने कुछ और नहीं दिया था, वो दिया था कि दो अगर आवेश हैं, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा, तो विकर्षण बल कितना होगा वो कूलम ने दिया था, सही है, याद रखना है। किरचॉफ का जो पहला नियम था वो किसके सिद्धांत पे था, तो आवेश संरक्षण के नियम पे है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। देखो अगर सिल्वर नहीं होता तो मैं कॉपर मारता, अगर सिल्वर कॉपर दोनों नहीं होते हैं तो मैं एल्युमिनियम मारता, और ये सभी नहीं होते तो हम नाइक्रोम मारता, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि करंट नहीं फ्लो होता है, करंट भी फ्लो होता है। यानी इसमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो एक तरीके से कहें तो सिल्वर की कंडक्टर सबसे बेस्ट है, उसके बाद कॉपर है, ठीक है,
सिल्वर है ना, सिल्वर है। उसके बाद क्या है, सबसे बेस्ट सिल्वर है। उसके बाद कॉपर है। उसके बाद एल्युमिनियम है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, नाइक्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेरा क्या है, यहाँ पे सिल्वर है, ठीक है। यही चलता रहता है, सही है। तो इसको याद रखना। यानी सबसे बेकार रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस किस में होती है, तो हमारी इसी सिल्वर में ही होती है, सही है। चलो अगला देखो। और सिल्वर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो वो लगभग होता है 960 डिग्री सेल्सियस, सही है, याद रखना। चलो अगला क्या क्वेश्चन है कि व्हेन ए सेकेंडरी सेल इज सप्लाइंग करंट टू द लोड इज सेड टू बी, यानी जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह कहलाती है क्या, लोडिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग या अनलोडिंग। तो हमको पता है कि जब करंट किसी और को दे रहा है तो उस केस में वो क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा कि डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो सर वो डिस्चार्ज ही हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे कि सिंपली क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, डिस्चार्ज के केस में याद रखना जो लेड एसिड सेल्फ जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसके पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट दोनों किसके बन जाते हैं, वो दोनों बन जाते हैं PbSO4 के हो जाते हैं। और जब चार्जिंग के केस में रहते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो मेरा क्या होता है, PbO2 हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो केवल Pb रहता है। ये डार्क चॉकलेट ब्राउन रहता है और ये स्लेटी कलर, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है Which material is applied to the terminal post of a lead acid battery to avoid corrosion, यानी सबसे बड़ा दोष इसमें ये भी होता है एक तरीके का क्षरण तो पढ़े ही हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। सेडिमेंटेशन भी है, बकलिंग भी है, ये सब सभी चीज़ें हैं, मगर क्या है, कोरोजन भी एक दोष है। तो इसको जो दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखोगे जब बैटरी बनी होती है ऐसे, तो बैटरी पे क्या होती है, ऐसे टर्मिनल निकले होते हैं, ऐसे टर्मिनल, ठीक है, ऐसे टर्मिनल निकले होते हैं। तो इन टर्मिनल को क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ऐसे ग्रीसिंग कर देते हैं इसके ऊपर, ऐसे ये दिख नहीं रहा है मगर इसके ऊपर ऐसे ग्रीसिंग कर देते हैं। तो क्या होती है, इस पर जो नमी उमी लगती है हवा का, वो क्या होता है, इससे इफेक्टिव नहीं होता है, तो इससे क्या होती है, वो कोरोजन से बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं, यानी वैसलीन वसलीन जो हुआ या फिर ग्रीस व्रीस क्या करते हैं, इस पर लगा देते हैं, सही है। चलो अगला देखते हैं, सिलिका जेल का यूज़ कहाँ करते हो, तो सर सिलिका जेल का यूज़ होता है ब्रेदर में, ठीक है। शुरुआत में कैसा होता है, तो सर शुरुआत में ये मेरा होता है ब्लू, बाद में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर सेल के लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए। तो निष्क्रिय रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो आंतरिक प्रतिरोध है ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, बढ़ा है, तभी तो उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना। जब उसको तुम डिस्चार्ज करके रखे हो, उसको तुम क्या करके रखे हो, जब तुम उसको डिस्चार्ज करके रखे हो तो इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी उस समय रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। तो तुम बोलोगे कि उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या है, बढ़ी हुई है, ठीक है। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता, तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए उसको क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग भी करनी पड़ती है कभी कभी कि उसको फ्रेश और न्यू रखने के लिए, सही है। और कम से कम एक हफ्ते में उसको एक बार चार्ज या डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ठीक है। चलो अगला, और वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, लगभग 0 के बराबर। कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, जितना कम रहेगा उतना बढ़ेगा, लगभग अप्रॉक्स 0 ओम होना चाहिए, सही है, आइडियली। मगर आइडियली कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है अर्थ टेस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे, पोटेंशियल डिवाइडिंग, फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ रेसिस्टेंस या फिर करंट डिवाइडिंग रूल। तो हमारा जो अर्थ टेस्टर है, हमको पता है कि अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अर्थ वोल्टेज शुड बी 0 होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल फॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉल पोटेंशियल मेथड का यूज़ किया जाता है, कौन, मेरा अर्थ टेस्टर। मेगर का भी यूज़ करते हैं अर्थ रेसिस्टेंस मापने का,
ठीक है, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये जो ट्री सिस्टम ऑफ फायरिंग सुटेबल किसके लिए होता है? ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, सिंगल स्टोर बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग इंस्टॉलेशन या प्रिंटिंग प्रेस। तो देखो जो ट्री वाली सिस्टम होती है, जैसे कि ये बस बार गई, यहाँ से एक और निकाल लिए, फिर यहाँ से एक और निकाल लिए, फिर आगे गए तो इससे भी निकाल लिए, फिर इसको सेकेंड फ्लोर पे ले गए, यहाँ से निकाल दिए अपना। तो जो होती है बेसिकली मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में ही यूज़ की जाती है। ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्री सिस्टम सब खर्चीला कम होता है, एक्सपेंसिव कम होता है। ठीक है, सबसे महंगा क्या होता है, लूपिन मेथड वाली ही वायरिंग होती है। ठीक है, चलो अगला, द साइज ऑफ अ पीवीसी कंडक्ट पाइप इन डायमीटर इज रेफर टू फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए पीवीसी की साइज कितनी होती है? तो पीवीसी की जो साइज होती है ये लगभग होती है हमारी 15 mm की यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो हम लोग 15 mm वाली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ कैपेसिटेंस वैल्यू द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें बोला क्या, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, कैपेसिटर यानी जो पैरेलल प्लेट दो होती हैं, तो पैरेलल प्लेट होती है ना, उसकी बीच की जो दूरी है वो क्या है मेरी D है, और जो प्लेट का एरिया है वो क्या है हमारी A है। ठीक है, तो ये देख लो कैपेसिटेंस और एरिया क्या है, समानुपाती है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो बोला क्या है कि एरिया ऑफ प्लेट क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो जब एरिया ऑफ प्लेट रिड्यूस कर दिया गया है आपको पता है क्या था, समानुपाती था। तो जब इसको रिड्यूस कर दिया गया है तो ये कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी मेरी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटेंस वैल्यू रिड्यूसेस, तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और ये इसके बीच की प्लेट की दूरी बढ़ा देते तब भी क्या हो जाती, मेरी कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती। ठीक है, तो आई होप सेशन समझ में आया होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर डिस्कशन समझ में आया है, थोड़ा सा भी कुछ लगा कि हाँ यूज़फुल है, ठीक है, तो चैनल पे अगर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर देना। सही है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।